भारतीय जनता पार्टी से कहीं भूल हुई कि वो कानून बनाने से पहले समझा नहीं पाई, या फिर आपको लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? कोई भूल नहीं हुई। भूल इसलिए नहीं हुई कि ये 8-10 साल की एक्सरसाइज के बाद बना है। किसान नहीं मान रही है तो जब आप कानून लेकर आए तभी सड़कों पर उतर गए थे। देश भर के किसान इस आंदोलन के साथ नहीं खड़े। कोविड में वैक्सीन की जो बातें की जा रही है, जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी उपहार देगी, ये बड़ा 2021 में कुछ अच्छा होगा? पूरी संभावना ये है कि जनवरी फरवरी में वैक्सीन अपने देश में भी आ जाएगी। हम गाँव को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? गाँव की महिलाओं को, गाँव के किसानों को। कृषि कानून गाँव के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किसान जिस तरह आत्महत्या करते हैं, आज वो आंकड़े अगर मैं पूछूं तो वो आंकड़े हमारे पास प्रॉपर नहीं होते। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल नष्ट हो गई तो किसान आत्महत्या कर लेता है, वो बढ़ रही है, उसको रोकने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि आज हम किरोड़ी लाल मीणा जी से मिल रहे हैं, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, किसानों के नेता कहा जाने वाले। आज किसानों के नेता से बात करते हैं कि भाई किसान 1 महीने से ज़्यादा धरना कर रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन किसानों की समस्या सरकार या आप बैठे हुए आका क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर किसान नहीं समझ पा रहे हैं। ये बातें जितनी भी हैं आज करेंगे, लेकिन आज के मेहमान से आपको सीधा मिलवाते हैं और तमाम जानकारी पहुंचाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है आपका किरोड़ी लाल जी। धन्यवाद। किसानों के नेता कहा जाते हैं आप, कद्दावर नेता हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एक सवाल पहले तो किसानों का ही लूँगी आपसे। अन्नदाताओं के लिए कृषि कानून बनाया गया, बिल बनाया गया, फिर इसको कानून बना दिया गया। जब अध्यादेश लाया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कहीं भूल हुई कि वो कानून बनाने से पहले समझा नहीं पाई, या फिर आपको लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, कोई भूल नहीं हुई। भूल इसलिए नहीं हुई कि ये 8-10 साल की एक्सरसाइज के बाद बना है। अच्छा। ये यूपीए के टाइम से ही इस बात पर एक्सरसाइज होती आई है और उसको मोदी सरकार में अंतिम रूप दे दिया गया। और आप जानते हो, मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उस दृष्टि से कानून लाए गए हैं किसानों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए। और जो जो संशोधन किसान चाहते हैं वो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। और इसमें ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जो विचारधारा, विपरीत विचारधारा के हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। और ये मोदी सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि मोदी सरकार के हर नेता, हर कार्यकर्ता किसानों के प्रति बड़ी चिंता रखते हैं और मैं उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ और किसानों का कोई भी साथ इस मामले में अन्याय होने वाला नहीं है। किरोड़ी लाल जी, आपने कहा कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये कानून बना है और भारतीय जनता थोड़ा पार्टी, एक्सरसाइज के बाद, हाँ, काफी लंबे टाइम के बाद ये बना और ये किसानों के हित में बना है। तो हित में बनाया गया ये समझ में आता है, लेकिन किसान नहीं मान रही है, तो जब आप कानून लेकर आए तभी सड़कों पर उतर गए थे। देखो, किसान मान रहे हैं। हाँ। और इसका मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा। राजस्थान पंचायतों के चुनाव हुए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी और पंचायतों के चुनाव में 2/3 बहुमत से लौट के आई है। अगर किसानों के हित में नहीं होता तो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देते, उसके बदले कांग्रेस को धूल चटाई गई है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि सीमित किसान है, पर थोड़े थोड़े सब जगह से आए होंगे। ये एग्जाम्पल है, किंतु ये एक एग्जाम्पल है कि एक किसानों के हित में है और देश भर के किसान इस आंदोलन के साथ नहीं खड़े। राजस्थान का बड़ा एग्जाम्पल देकर कि जब अब पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एंट्री करती है, तो वो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि वो किसान ही है जो जिन्होंने वोट दिया है और पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। तो ये जो आपने एक सवाल बीच में शुरुआत में बताया कि कंधे पर बंदूक रखने का वार जो विपक्ष कर रहा है और किसानों के साथ खिलवाड़ विपक्ष कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे अन्नदाता इतने भोले हैं कि बलगड़ाने से बहल जाते हैं? बिल्कुल भोले हैं, बिल्कुल भोले हैं। भोलेपन का उदाहरण सबसे बड़ा ये है क्या कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यही बात रखी थी जिसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। और भोलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये इन्होंने किसी ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की, जबकि आयोग इन्होंने बैठाया और मोदी जी ने आकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। तो भोले हैं, उतनी समझदारी नहीं है, आसानी से उनको बहकाया जा सकता है
इसलिए बहकावे में आकर किसानों को गुमराह करके जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसका भी उदाहरण दे दिया कि कंधे पर जो बंदूक रखने का काम विपक्ष पार्टियां कर रही हैं, और भोलेपन का एक बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनके मैनिफेस्टो में थी आज वो उन्हीं का विरोध कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन किसानों की बात करते करते यहाँ पर ये चीज़ें भी देखेंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में हम जब इस कोविड की वैक्सीन लाने की बात कर रहे हैं कि जनवरी तक फरवरी तक हमारे बीच वैक्सीन पहुँच जाएगी, और 1 साल में ये बीमारी शुरू हुई और 1 साल में इसको ख़त्म होने का अंत भी आ रहा है। इस बार ये जो समझाने का आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार किसानों के साथ 6 दौर की 7वें दौर की वार्ता भी हो गई है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष अगर इतना हावी होता रहा तो आगे जाके कोई नुकसान नहीं है अगर ऐसे ही किसान बैठे रहे? देखो ऐसा है, जैसे बिल आया हम सभी एमपीज को पार्टी संगठन को जिम्मेदारी दी थी किसानों के बीच जाएं, हाँ। चौपाल लगाएं जी। और किसान बिल को समझाएं। हाँ। हमने चौपाल लगाई थी, किसान समझे हैं, किसान की समझ में आया, जिसका परिणाम है कि ये व्यापक आंदोलन नहीं है, देश भर में नहीं हुआ। और आपने जो समझाने का कहा कि अब आप इतनी दौर की मीटिंग कर रहे हैं, अब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है। हरियाणा, पंजाब के और कुछ पश्चिमी यूपी के लोग किसान बैठे हुए हैं, तो उनसे सरकार लगातार बात कर रही है। आगे से हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं सिर झुकाकर किसानों से बात करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए 6ठे दौर का वार्तालाप आज चल रही है। यानी आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, यानी कि आज बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं रहा किसानों को, कि बार बार देश के प्रधानमंत्री को और यहाँ के बड़े से बड़े लीडर्स को सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि आपके लिए गंगा जल की तरह साफ है और किसानों के लिए कानून जो किसानों के हित में बना है। अब बातें जब 7 दौर की हो जाती हैं, लेकिन किसानों की मांग जो है पहले ही बिंदु पर अटक जाती है कि ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। लगता है कानून वापस होगा? आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कानून जब बनता है उसको वापस लिया जाना चाहिए? जब आंदोलन होते हैं सरकार के बीच में, आंदोलनकारियों के मध्य में, तो एक कदम सरकार भी पीछे हटती है, तो एक कदम आंदोलनकारियों को भी पीछे हटना पड़ता है। इसलिए आपके चैनल के जरिए मैं देश के किसानों को कहना चाहूँगा कि रास्ता तो तीसरा ही निकलेगा। आप भी कुछ कदम पीछे हटें, सरकार कुछ कदम पीछे हटने के लिए तैयार है और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। संसद का बनाया कानून इस ढंग से अगर वापस ले लिया जाएगा तो ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। लोकतंत्र की मैं तो इसको हत्या कहूँगा, ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। जी, आपने कहा कि सरकार कुछ कदम पीछे हट रही है, वो जरा कदम बताइए कि कितने कदम और कौन कौन से कदम हट रही है। सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, मंडियाँ समाप्त नहीं होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उन्होंने बताया कि ये हम जो टैक्स है उसका हम बाकायदा लिखित में देंगे, ताकि बाहर व्यापारी खरीदे तो उसको टैक्स देना पड़े, और किसी भी प्रकार से जो है किसान की ज़मीन जाने वाली नहीं है। और जो भी उन्होंने सिविल कोर्ट में जाने की मांग की थी, तो सिविल कोर्ट की मांग को भी सरकार पूरी करने के लिए तैयार है। एमएसपी रेट जो फिक्स की जाएगी, किसान कह रहे हैं, किसानों के जब बीच में हम उठकर आते हैं तो किसानों की मांग है कि एमएसपी रेट जो आप देंगे सरकार, उस रेट से कम खरीदे, कम में ले, तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए, उससे ज़्यादा चाहे भले कितने में ले ले। सरकार इसीलिए तो बात करके चर्चा के माध्यम से ही रास्ता निकालना चाहती है, संवाद के जरिए, और एक्सपर्ट ओपिनियन वाले लोग भी वहाँ पर हैं, मंत्री की कमेटी वहाँ पर भी है। तो सरकार जब बार बार ये कह रही है कि एमएसपी का किसी प्रकार का किसानों को नुकसान नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं, तो इस पर किसानों को विश्वास करना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी का कहना है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मिलते हैं तो बार बार उनका यही कहना होता है कि भाई इस कानून पर आप भरोसा करके देखिए और आगे जाकर देखिए किसानों का भला होगा। बात जब किसानों की कर रहे हैं और तीनों कृषि कानून पर कर रहे हैं, तो इसको लेकर आज बहुत लंबे समय से ये बातचीत चल रही है। बहुत जल्द इस पर सुलझाव हो जाए, क्योंकि 2020 भी खत्म होने को आया है। लेकिन ऐसे में अब सवाल मैं आपको कोरोना पर करूँगी। कोरोना काल में भी काफ़ी राजनीति हुई। इस कोविड में हमने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं, जैसे भारत से बाहर भी लोगों ने हमारे एग्जाम्पल को स्वीकार किया कि बहुत जल्द इस वैक्सीन पर काम किया गया। आपको क्या लगता है कि ये कोविड में वैक्सीन की जो बातें की जा रही है, जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी उपहार देगी, ये बड़ा 2021 में कुछ अच्छा होगा? देखो, इसमें निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना का करैक्टर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी ब्रिटेन से
कोरोना एक आया, नया स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो वैक्सीन उसको कवर करेगी। तो मैं कोई अथॉरिटी के रूप में ऐसा कुछ नहीं कह सकता, हाँ। लेकिन पूरी संभावना ये है कि जनवरी फरवरी में वैक्सीन अपने देश में भी आ जाएगी, देसी वैक्सीन, जी। और पर्याप्त मात्रा में पहले फ्रंट वॉरियर्स को मिलेगी और जो चाहेगा उसको वैक्सीन लगेगी। ठीक है, गांव से आते हैं आप, क्योंकि आज आप पर ही चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। अब हम गांव की बात करें। गांव की जो कड़ी होती है हमारे शहरों से जुड़ी होती है, क्योंकि भारत की आधी आबादी है जो गांव में रहती है। हमें गांव को मजबूत करने के लिए, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बार बार कह रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और इस कोविड में हमें उभर कर लोगों को बताना है कि कोरोना काल में भी भारत आगे बढ़कर दिखा सकता है। हम गाँव को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, गाँव की महिलाओं को, गाँव के किसानों को? देखा जाए तो एक दृष्टि से कृषि कानून गांव के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांव की महिलाएं, उनको नई नई टेक्निक, कृषि की टेक्निक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृषि प्रधान अपना देश है। कौन सी फसल उगाई जाए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, इसकी जानकारी देना और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, इस दृष्टि से सरकार का अभियान चल रहा है। और जो वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो हर चीज़ जो अपन यहाँ पैदा कर सकते हैं, ऐसी अपनी भूमि है, ऐसी ज़मीन है, ऐसा अपना यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे पतंजलि कोई देख लो आप, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। तो इस ढंग से अपना देश, जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, अपन आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा के वोकल फॉर लोकल का सिद्धांत अपना कर हम निश्चित रूप से अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जोर जो है वोकल फॉर लोकल पर देना होगा, जिसे खासकर मैं बात अब राजस्थान की इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि हमारे राजस्थान में गांव में ऐसी ऐसी महिलाएं जो हाथों से सिलाई बुनाई कढ़ाई, हाथों से बहुत सारी कारीगरी करती है, उनको प्लेटफॉर्म कैसे देंगे? गाँव में ही आज आप हुनर देखेंगे। आप तो राजस्थान के गाँव से आते हैं, आपने सुना होगा मोदी जी के आने के बाद भी स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चला है जी, और वो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति तक पहुँचना चाहिए। उसका नेटवर्क, जहाँ जहाँ कौन कौन से, कहीं कहीं बर्तन अच्छे बनाए जाते हैं, आप जानती हो, कहीं सिलाई का काम अच्छा होता है, कहीं कढ़ाई का काम अच्छा होता है। तो उस हिसाब से सरकार को नीति बनाकर उस ब्लॉक तक, ग्राम पंचायत तक, उस शहर तक पहुंचना चाहिए जहां महिला पुरुष इस धंधे में एक्सपर्ट हैं। वहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाकर उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट करना चाहिए, जिससे बड़ा तेज़ी इसको बढ़ाया जा सके। जी, यानी स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए हम हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और उनकी हुनर को हम एक बड़ा मंच दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे काम किए हैं। 2020 की इसलिए हम बात कर लेते हैं क्योंकि 2020 अब खत्म होने वाला है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए कुछ यादगार रहेगा 2020, खासकर किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जहाँ आवाज़ उठी, बातें हुई और आप काफ़ी चर्चाओं में रहे। 2020 में याद मेरे को इसलिए भी रहेगा जी कि मैं कोरोना हो गया मेरे को, और कोरोना गंभीर स्थिति में पहुंच गया, आईसीयू में चला गया, फिर भी बच के आ गया। अच्छा। हेल्थ की दृष्टि से तो ये है। अभी कई काम कर रहे हैं आपको? हाँ, अभी बहुत काम करने हैं किसानों के लिए, उत्पीड़ितों के लिए, दुखी दीनहीन दुखियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो करते रहेंगे, जो जीवन भर करते आएंगे जीवन में। क्योंकि अब तक करीबन 566 आंदोलन कर डाले, 113 मुकदमे लग गए, 28 बार जेल हुआ है, तो उसी हिसाब से चलता रहेगा जब तक सांस है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात है कि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी को 2020 याद इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये जो कोरोना था इसने सबको परेशान किया, लेकिन हमारे नेताजी को भी नहीं बख्शा और काफ़ी गंभीर हालत में थे, फिर भी निकल कर आ गए। तो ये चीज़ें थी कि ऊपर वाले की दुआ थी। और इस बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करनी है कि आगे भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छे काम करते हुए महिलाओं के लिए, क्योंकि खासकर उम्मीद जो होती है हमारी महिलाओं की, या मैं यूँ कहूँ किसानों की, उम्मीद भरी निगाहों से जो टकटकी लगाकर देख रहे होते हैं कि कुछ ऐसा होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी 70 साल राज कर रही होगी या जो भी पार्टियां आई हैं, लेकिन किसान जिस तरह आत्महत्या करते हैं, आज वो आंकड़े अगर मैं पूछूं तो वो आंकड़े हमारे पास प्रॉपर नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसानों पर भी राजनीति में बढ़ रहे हैं, मुझे मानना पड़ेगा कि वो बढ़ रहे हैं। जितने कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी हिसाब से किसानों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। सरकारी योजनाएं, सरकार के कार्यक्रम पूरी तरह से लागू नहीं होते, उनका पैसा पहुंचने में उनको दिक्कतें आती हैं। इस कारण से किसानों की फसल, जो जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल नष्ट हो गई, तो किसान आत्महत्या कर लेता है, वो बढ़ रही है, उसको रोकने की जरूरत है जी। प्रभावित है।
बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये माना तो सही, एक सच्चे नेता होने के नाते, कि वो आंकड़ा जो बढ़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। जब हम बात कर रहे होते, सवाल पूछ रहे होते कि आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े जो हमारे किसानों के नहीं होते हैं, लेकिन उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, खासकर किसानों पर जो राजनीति ना की जाए। फिलहाल इन चीज़ों पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि लगातार अब कोविड और 2020 की बात कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी आगे क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं, कुछ काम को लेकर, किसानों को लेकर, गाँव को लेकर, खासकर राजस्थान को लेकर? राजस्थान में एक तो सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की, इस सवाल पर आने वाली थी। मैंने कहा ये मंत्री जी पीने का का पानी की समस्या है। और किस्मत से जल शक्ति मंत्री भी अपने राजस्थान के हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि जो उजड़ा हुआ राजस्थान है, जैसे वसुंधरा सरकार ने एक प्रोजेक्ट भारत सरकार में भेजा था 13 जिलों का, जिसमें 5 नदियों का पानी जोड़कर 13 जिलों में भेजना, जिसमें 60% गाँव को पीने का पानी मिलेगा और 2,10,000 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त सिंचित होगी। वो मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि वो प्रोजेक्ट भारत सरकार उसको स्वीकृत करे, नेशनल प्रोजेक्ट स्वीकृत करे, जिससे वो लागू हो सके 13 जिलों की जनता के लिए। दूसरा, सोलर जो एनर्जी है, भारत सरकार और राजस्थान इसका भंडार है, उसमें अधिक से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट आए जिससे राजस्थान ही नहीं पूरा देश आत्मनिर्भर हो और अपनी रिफाइनरी का काम भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े, जिससे हमारे राजस्थान का भी आर्थिक जो स्थिति खराब है वो सुधरे। एक जो ज़बरदस्त मुद्दा है बेरोजगारी का, उस बेरोजगारी में किस ढंग से उसको मिटाया जा सकता है, उसके लिए भी प्रयास रहेंगे। तो ये रोड मैप के साथ आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो पानी वाला आपने छेड़ ही लिया है, तो मैं इस पर एक टॉपिक और थोड़ा सा बीच में और पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बार होते हैं मेरे साथ किसान जब बैठते हैं गांव से, राजस्थान से, खासकर बाड़मेर जैसलमेर से, तो बोलते कभी नेताओं से ये सवाल पूछिएगा कि हम तक पानी पहुँचाने में बड़ा लंबा समय लग रहा है। क्योंकि आज से नहीं, मैं कहूँगी जल शक्ति मंत्री जी से भी जब बात कर रही थी तो कम से कम साल भर हो गया होगा, वहाँ से चल रहा, बहुत पुराने समय से। तो वहाँ तक पहुँचाने में हमें और ज़्यादा कितना वक्त लग सकता है कि इंतज़ार भी हमारे किसान भाई उतना ही देखो ऐसा है, अगर ये चीज़ जो आप पूछ रही हैं, हरिके से पानी जा रहा है जो जैसलमेर के मोहनगढ़ पंचम तक पहुँच रहा है, समय लग सकता है, लेकिन किसान की तकदीर तो खुलेगी। जो प्रोजेक्ट मैं आज बता रहा हूँ, ये मैं 89 से उठा रहा हूँ। अगर 89 से अगर 89 या 2000 में भी लागू किया जाता तो अब तक काफ़ी आगे बढ़ जाता। देरी हुई है, विलम्ब हुई है सरकार की लापरवाही के कारण या जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण, इसलिए जब भी कब शुरू हो गया तो किसान की किस्मत खुलेगी। इंतज़ार यही है कि जब देरी हो सकती है, हाँ। लेकिन जब आएगा, शुरुआत होगी तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा इसी के साथ। बिल्कुल। तो अगर बात करें किरोड़ी लाल मीणा जी से, तो ऐसे सारे सवाल पूछे हमने 2020 में लेकर, चाहे वो यादगार मुद्दे रहे हो या फिर कोविड के चलती बातें रही हो, किसानों का मुद्दा जो चल रहा है उस पर रही हो, खासकर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के गांव से आते, तो राजस्थान पर भी हमने बात की और राजस्थान के उन लोगों के सवाल ज़रूर पूछे जो पानी को लेकर बात कर रहे थे, बेरोज़गारी को लेकर जो चीज़ें कर रहे थे। बेरोज़गारी पर एक सवाल युवाओं के लिए मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे युवा हैं जो आपके लिए खासकर बात करते हैं, आपके साथ जुड़े होते हैं। युवा हमारे आने वाली पीढ़ी जो कहते हैं कि युवा है, उनके लिए रोजगार के प्लेटफॉर्म को लेकर हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि खासकर युवाओं को अब बातें देखो ऐसा केवल सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलने वाला। सरकारी नौकरियां तो सिकुड़ रही हैं, इसलिए उन सब युवाओं को मनरेगा एक है, लेकिन वो युवा उससे संतुष्ट होने वाले नहीं है कि फावड़ा परात लेके जाएं, वो ये काम करने वाले नहीं है। इसलिए कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगे गांव में, बड़ा स्कोप है। जैसे मेरे यहाँ सवाई माधोपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, बहुत बड़े पैमाने पर अमरूद होता है ना, तो उसका प्रोसेस यूनिट वहाँ पर लगना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कुछ इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। मैंने जो आपको पानी का मामला उठाया, वो पानी आएगा तो और दूसरे बहुत धंधे मिलेंगे ताकि बेरोजगारी दूर होगी। कुछ व्यापक स्तर पर सरकार को कैसी ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी तकनीकी गैर तकनीकी रूप से, ताकि सारे जो बेरोजगार हैं उनको खपाया जा सके, वरना ये असंतोष का लावा किसी दिन ऐसा फूटेगा जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे।
इसके बहुत प्रति बहुत चिंता बहुत करने की सही जरूरत बात कही आपने, क्योंकि युवाओं की जब बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कभी हमारी युवाओं की आवाज़ एक ऐसी बम बन के फूटे, क्योंकि खासकर युवाओं की इसलिए बात कर रहे हैं। आजकल अब छोटी छोटी चीज़ें रोजगार देकर आप चाहते हैं कि बातों से युवा मान जाए, आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बने कैसे? रोड मैप तो ये हो गया, आपने कहा कि गवर्नमेंट पर निर्भर ना रहे, हमें उनको समझाना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट के पीछे आप ना भागे, आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपना हाथ आजमा कर देखिए। ये स्कूल में शिक्षा देनी पड़ेगी, आप तो खासकर इस पर काम करते हैं, स्कूल से ही हमें शुरुआत। वहीं तो से क्या आपको शुरुआत। आप चाहते हैं ये प्रोजेक्ट हमारे स्कूल में आए कि आप गवर्नमेंट के लिए मत मेरिट की कोशिश करें, आप प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अपने आप को। बिल्कुल ऐसा कोर्स परीक्षाओं में आना चाहिए बच्चों का, हाँ, जो बच्चा बेरोजगार ये समझें कि हम केवल सरकारी नौकरियों से हमारा काम नहीं चलने वाला, हम हमारा हुनर सीखेंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। जी ये शिक्षा देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर हुनर होगा, जज्बा होगा और हिम्मत होगी तो यकीनन आप आत्मनिर्भर बनेंगे। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो भारत का है वो विदेशों तक आप दे सकते हैं। क्यों कहते हैं हम चाइना के बच्चे आज बहुत आगे हैं? उनको शुरुआती दौर पर ही बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, स्कूल में बचपन में पैदा होते ही कि उनको आत्मनिर्भर बना दिया जाता है। अब भारत को ये रणनीति अपनानी पड़ेगी और भारत को इसी रोड मैप के साथ काम करना पड़ेगा। तो चलिए आज के मेहमान से कुछ खास बातें जानी जो बहुत ज़रूरी थी, और उन भारतीय लोगों के साथ साथ राजस्थान का मुद्दा इसलिए ले लिया क्योंकि राजस्थान से ये नेता आते हैं और राजस्थान के लोगों के बड़े सवाल जो बार बार आप पूछ रहे थे, तो उस रोड मैप के साथ किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। समय लग सकता है लेकिन देर के बाद कहते हैं कि सवेरा होता ही है, तो बहुत जल्द वो सवेरा होगा और किसानों के लिए कुछ काम होगा। नमस्कार।